नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ राममूर्ति और आज की प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में अपना कोर्स ख़त्म हो चुका था और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीटेट 2021 का पेपर। आज की वीडियो में समय अभाव होने के कारण आज अपन 15 क्वेश्चन ही हल करेंगे और बाकी के बचे 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आइएगा, चलते हैं अपने मंजिल की ओर और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। आंसर देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है? नहीं। लैंगिक भेदभाव को कम करता है? नहीं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? नहीं। अपना आंसर आएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि पिता द्वारा कहा जा रहा है लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। तो ये लाइन किसको दर्शा रही है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए? नहीं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए? बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए? नहीं। तो अपना राइट आंसर होगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना बनाने के लिए मौके प्रदान करना चाहिए। तो आंसर आएगा 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। देखते हैं, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी? नहीं। अधिगम के लिए पांड आधारभूत संरचना का काम करेगी? बिल्कुल सही बात है। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी? नहीं। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी? नहीं जी। आंसर आएगा इसमें 2। अधिगम के लिए पांड यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। अब अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। समझना इस प्रकार है कि आपको पता है कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, या सामाजिक रचनावाद भी कहते हैं, सामाजिक निर्मितवाद भी कहते हैं। लेव वाइगोस्की ने जीन प्याजे से प्रेरित होकर यह सिद्धांत दिया है, इसलिए लेव वाइगोस्की और जीन प्याजे को शास्त्रीय संज्ञानवादी कहा जाता है, जबकि ब्रूनर और आशुवेल को नवीन संज्ञानवादी कहा जाता है। लेव वाइगोस्की ने बालकों के विकास में 2 चीज़ को मुख्य मानी है। कौन कौन सी है? एक तो सामाजिक कारक, दूसरा है भाषाई कारक। सामाजिक कारक के रूप में लेव वाइगोस्की ने जेडपीडी को मुख्य माना है, और जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी अंतर्वैयक्तिक विकास क्षेत्र, या कह दो समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसी अवधारणा के अंदर लेव वाइगोस्की की एक और अवधारणा है स्कैफोल्डिंग।
स्कैफोल्डिंग को पाइट, पांड, मचान, ढांचा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है दी जाने वाली सहायता, जो आपको मैंने चित्र के माध्यम से बताया था। तो यहाँ बात हो रही है सहायता, यानी अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला किया, यानी सहायता प्रदान करने का फैसला किया। तो आंसर आएगा आपका अधिगम के लिए पांड यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये था विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बात हो रही है समाजीकरण की। अब समाजीकरण पहला है इसमें कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। सही बात है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। 9 समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। नहीं, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। नहीं, आपको पता है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो परिवार से शुरू होती है और दूसरा कारक होता है इसके अंदर विद्यालय। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट होगा, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया होती है परिवार से शुरू होती है, इसमें दूसरा घटक माना गया है विद्यालय को। और बात आए मुख्य घटक की तो पहला विद्यालय होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है? तो बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। नहीं, रॉन्ग। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नहीं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। बिल्कुल राइट बात है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। तो अपना आंसर है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए। पहली बात है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? H.A. गार्डनर ने। कब दिया था? 1883 के अंदर। मूल रूप से गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में मूल प्रकार 7 प्रकार बताए थे। मूल रूप से इसमें 7 प्रकार बताए हैं। 1998 में 8वां प्रकार जोड़ा था और 2000 में इसमें 9वां प्रकार जोड़ा था। तो ये था बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक। अब आपको अमूर्त संक्रियात्मक तो इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और जिनको 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। वो 3 स्तर है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, या कह दो उत्तर परंपरागत। तो यहाँ बात हो रही है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। जो पहली अवस्था होती है पूर्व परंपरागत, उसके अंदर बालक बाह्य घटनाओं के आधार पर नैतिकता का पालन करता है और दूसरी जो अवस्था है परंपरागत, उसके अंदर बालक सामाजिक आधार पर नैतिकता का पालन करता है और तीसरी जो अवस्था है पश्च परंपरागत, उसके अंदर बालक विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। तो यहाँ पर आता है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यानी बालक सामाजिक आधार पर नैतिकता का पालन करता है। तो अपना आंसर होगा प्रथागत यानी परंपरागत, जिसे रीत्यानुसार भी कहते हैं, या कह दो कन्वेंशनल स्तर। तो आंसर आएगा 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां।
लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को सामाजिक रचनात्मक और सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत से भी जाना जाता है, या कह दो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से भी जाना जाता है। तो ये जोर देता है सामाजिक उपकरणों पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण नहीं, अभिप्रेरणा नहीं, संतुलितकरण नहीं। इसमें आंसर आएगा सांस्कृतिक उपकरणों पे। जब नाम ही सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक पर ही जोर देगा, सांस्कृतिक उपकरणों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में। बिल्कुल नहीं साहब। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ये तो सिद्धांत ही थॉर्नडाइक का है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये तो बात ही जेडपीडी की कर रहा है। स्कीमा या मनोबंध, तो ये आएगा आंसर, क्योंकि जीन पियाजे ने जो अवधारणा दी है वो है स्कीमा, और स्कीमा है किसी भी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे का ही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? बात हो रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब आपको पता होना चाहिए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसमें क्या विकास का गुण है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण सही है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच नहीं सा। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता नहीं जी। अपना आंसर होगा विचार सोच में केंद्रीकरण। अब इसको थोड़ा समझिए आप। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और इसमें संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब बात हो रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राक संपर्कात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष होती है, और दूसरी है अंतरदर्शी अवधि जो होती है 4 से 7 वर्ष। अब जो प्राक संपर्कात्मक अवधि होती है उसके अंदर 2 गुण हैं इनके। इस क्वेश्चन के अनुसार, वैसे तो उसको दोष माना गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार 2 गुण हैं। पहला है जीववाद और दूसरा है आत्मकेंद्रितता। जीववाद के अंदर बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है, और बात की जाए आत्मकेंद्रितता की तो उसके अंदर बालक अपने ही विचार को सही मानता है। उसे कुछ इस तरह का भ्रम हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। जैसे वो तेज़ी से दौड़ने लगता है तो सूर्य भी उसके पीछे तेज़ी से चलने लगता है। उसकी गुड़िया भी वही देखती है जो वह देख रहा है। तो ये इसका गुण है विचार और सोच में केंद्रीकरण। अमूर्त सोच का विकास तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच ये भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। जबकि संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण की बात की जाए तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बात और ये सब विकास के नियमों की। पहला है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। बिल्कुल नहीं, विकास की दर एक सी नहीं होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होती है। बिल्कुल नहीं, गलत बात। क्यों? विकास तो सभी जगह होता है।
तीसरा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता, बिल्कुल नहीं, विकास आजीवन होता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है और विकास का रुकना मृत्यु का संकेत है। चौथा है विकास बहुआयामी होता है, ये आंसर राइट, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है जीन प्याजे की विकास की अवस्थाओं से। तो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये 4 जो अवस्थाएं हैं इसका क्रम कौन कौन सा है। तो पहली है संवेदी अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, अमूर्त संवेदी मूर्त नहीं सा, मूर्त अमूर्त संवेदी नौ, अमूर्त मूर्त संवेदी नहीं। पहली है संवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर आएगा 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। बात हो रही है व्यक्तिगत विभिन्नता की, और व्यक्तिगत विभिन्नता का संपर्क किसने दिया था, तो ये आएगा गाल्टन। ठीक है, किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं जी, अध्यापक के पक्ष पर असफलता 9, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड ना जी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आंसर आएगा 4। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। किस बात पर जोर होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर ना, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर नो, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव नो जी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। ये था 13वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मंदित छात्र नाजी, विकलांग छात्र नो, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है सही, छात्र जिसका असक्त शरीर है ना। तो आंसर आएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15वां, और 15वां क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं पर बल दिया गया है। तो छात्र को तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, दृश्य सर्वे सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यह था विद्यार्थियों आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अब से आज से अपन क्वेश्चन आंसर मतलब कि सोल्व करना शुरू कर दिया है ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।